नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आपका स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। आज गणतंत्र दिवस है, जिस संविधान ने देश के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता के साथ शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार दिया है। उसी संविधान के लागू होने के दिन तक बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवान आक्रोश में है। गुस्सा बेरोजगारी पर है, नाराजगी रेलवे की भर्ती में होने वाली लेट लतीफी पर है, आक्रोश रेलवे की 2019 में निकली भर्ती में 2 साल बाद हुए इम्तिहान के बाद इसी महीने आए पहले राउंड के रिजल्ट में अनियमितता को लेकर है। आक्रोश इतना कि 3 दिन से बिहार के छात्र रेलवे ट्रैक जाम कर रहे हैं, ट्रेन की खाली बोगी में आग लगा रहे हैं, यूपी के प्रयागराज में आंदोलन करने वाले छात्र पीटे जा रहे हैं। भरोसा रेल मंत्री की तरफ से आज आया है। रेल मंत्री से छात्रों के इन्हीं सवालों को आज तक ने आज पूछा है, लेकिन पहले आक्रोश देखिए बेरोजगार युवाओं का। आप रेलवे के भविष्य हैं, आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। ये कुछ नहीं, सिर्फ ये मतलब कि गड़बड़ झाला करने का एक सिस्टम है। हवाई फायरिंग कीजिए ना। छात्र हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें जो एग्जाम दे रहे हैं। लड़का का उम्र खत्म हो रहा है, मरते जा रहा है और भविष्य के लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट किया। आप किस आधार पे डी ग्रुप का बहाली करने जा रहे हो और सेकेंड CB2 का एग्जाम लेने जा रहे हैं? क्या आप IPS की बहाली कर रहे हैं? लगातार तीसरे दिन छात्रों के प्रदर्शन के बाद जाकर, एक नहीं 2 राज्यों में छात्रों के गुस्से के बाद जाकर, छात्रों को कानून तोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद जाकर रेल मंत्रालय ने वो कदम उठाया जो पहले उठाना था। रेल मंत्री ने सामने आकर वो अपील की जो कदम उठाकर कार्रवाई का भरोसा करके पहले करनी थी। इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, इसको भी हम बहुत सेंसिटिवली सॉल्व करेंगे। हमारे लिए छात्र हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें जो एग्जाम दे रहे हैं। देश के रेल मंत्री को यह अपील सामने आकर इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि बिहार के गया में रेलवे भर्ती में पारदर्शिता न होने का आरोप लगाकर गुस्साए छात्रों ने तीसरे दिन भी उग्र होकर प्रदर्शन किया। बुधवार दोपहर गया की ये तस्वीरें उसी नाराजगी की आग की कहानी कहती है, जहां गुस्साए छात्रों ने भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी में आग लगा दी। देश जब गणतंत्र दिवस मना रहा है, गया में छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का गोला छोड़कर उन्हें दौड़ाना पड़ता। रेलवे ट्रैक पर फटा ये वही पोस्टर है जो हाथ में लेकर छात्र यहाँ अपने भविष्य की चिंता में प्रदर्शन करने आए। वो बेरोजगार युवा जिन्हें अपने भविष्य पर नौकरी के संकट में चोट पड़ती दिखी, उन्होंने पत्थर उठाए। जिस रेलवे की नौकरी को ईमानदारी से करने का सपना देखा, उसी की संपत्ति को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर हुए। ये भी स्टूडेंट्स हैं कि उत्तेजित ना हो, हम लोग भी उन्हीं की मदद के लिए हैं, हम लोग मदद भी कर रहे हैं, परंतु अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो अपना कानून की एक प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोगों को भी कार्रवाई करने की बात होना। रेलवे की वर्षों बाद निकली भर्ती में सालों बाद हुए एग्जाम के बाद धांधली का आरोप लगाते छात्र सीधे उत्तेजित नहीं होते हैं। जब जहानाबाद में छात्र रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे, पहले तिरंगे के सामने खड़े होकर सलामी दी, फिर छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम करते हुए ही तिरंगे के सामने खड़े होकर राष्ट्रगान भी गाया। लेकिन जिन बेरोजगारों की समस्या का समाधान सीधे निकालना था, उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के उत्तेजना में बदल जाने का कारण क्या रहा? क्योंकि बुधवार को ही नहीं बल्कि मंगलवार को भी बिहार में बेरोजगार युवा अपने हक के रोजगार पर छाए संकट के बादलों के बीच सीतामढ़ी में प्रदर्शन करने लगे। 7 घंटे तक जहां छात्रों के प्रदर्शन और पथराव के बीच रेल सेवा बाधित रही, जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ती है।
सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले जानते हैं कि अगर कोई गैर कानूनी काम में लिप्त हुए तो नौकरी मिलने से रही। फिर छात्रों के गुस्सा होने का कारण क्या सिर्फ रेलवे भर्ती में लग रहे अनियमितता के आरोप है, या फिर छात्रों के गुस्से का कारण ये रेलवे का फरमान भी बना जिसमें वार्निंग देते हुए कहा गया कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें वीडियो के जरिए पहचान करके अभी और भविष्य में कभी भी रेलवे की नौकरी नहीं करने दिया जाएगा। कुछ वीडियोस हम लोगों को मिल रहे हैं जिनकी जांच करवाई जा रही है और ऐसे वीडियोस में चिन्हित किए जा रहे हैं और यदि कोई रेलवे में नौकरी के इच्छुक व्यक्ति या कोई परीक्षार्थी उनकी पहचान अगर होती है तो उन्हें भविष्य में रेलवे की नौकरी के लिए सदा के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। जो समाधान का भरोसा देने छात्रों के प्रदर्शन के तीसरे दिन रेल मंत्री आए, जो छात्रों को भाई बहन, अपना बच्चा और देश का भविष्य बताया, क्या ये काम पहले नहीं होना चाहिए था? न कि समाधान निकालने का भरोसा देने की जगह सीधे वार्निंग ही देने का काम शुरू कर देना था। सरकार ने रेलवे के जरिए नोटिस जारी करके प्रदर्शनकारियों को ही धमकी दे दिया। मेरा बस इतना कहना है कि प्रदर्शन के नाम पे अगर कोई हिंसा करता है तो आप बेशक उन पे कार्रवाई करिए, लेकिन पूरे प्रदर्शन को हिंसक बताकर सरकार के पास ये कोई अधिकार नहीं है कि बेरोजगार युवाओं के विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार को छीने। नतीजा ये हुआ कि जो आंदोलन दूसरे दिन संभाला जा सकता था वो तीसरे दिन तक जारी रहा। ये तस्वीरें आरा स्टेशन की, जहां आरा सासाराम ट्रैक पर सासाराम आरा डाउन फास्ट पैसेंजर ट्रेन में पत्थरबाजी हुई। ट्रेन की लास्ट बोगी को आग के हवाले कर दिया। नाराज बेरोजगार छात्रों को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया और फिर सख्त कानून का सहारा लिया जाने लगा। पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर मंगलवार को भी छात्रों ने प्रदर्शन किया, पथराव किया। पुलिस ने बेरोजगारों को दौड़ाया, पानी की बौछार करके प्रदर्शनकारी युवाओं को पीछे धकेला। ये सब कुछ राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पटना में लगातार 2 दिन हुआ। 2 दिन पहले यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो राजेंद्र नगर टर्मिनल है पटना में, वहाँ करीब 10,000 छात्रों ने प्रदर्शन किया था। 10 घंटे तक ट्रेन रोकी थी, 6 गाड़ियों को रद्द करना पड़ा था और 30 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो गई थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। खासतौर पर जो लोग लंबी दूरी की जो ट्रेन थी उनके यात्रियों को खाने पीने की दिक्कत हो गई, बच्चे भूख से रोने लगे। तो ये तमाम तरह की समस्याएं होगी। समस्याएं छात्रों की भी है। छात्रों का कहना है कि जिस तरह का रिजल्ट निकाला गया है उसमें पारदर्शिता नहीं है। ये हफ्ताई छात्रों की प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ, जब पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर सुबह से धरना देते छात्र शाम तक उग्र हुए। पुलिस ने सख्ती से हटाना शुरू किया, आंसू गैस की गोले छोड़े। रेलवे की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने पटना में राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से कह सकते हैं यहाँ हाईजैक कर लिया है। संभव है आपके मन में सवाल होगा, आखिर देश की संपत्ति को ही जलाकर कोई मांग कैसे पूरी की जा सकती है। लेकिन इस सवाल के साथ फिर आगे आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि एक नौकरी के लिए वर्षों तक किताब में दिमाग खपाने वाले युवाओं को उग्र उत्तेजित करने वाली नौबत आती क्यों है। पटना से रोहित सिंह, सुजीत कुमार झा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान, जी हां 1 करोड़ 26 लाख युवा जो रेलवे में भर्ती आने का इंतजार करते रहे। भर्ती आई तो एग्जाम होने में समय लगा, एग्जाम हुआ तो रिजल्ट में धांधली के आरोप। अब रेल मंत्री कहते हैं कि वो तो छात्रों की बात शुरू से सुन रहे हैं, लेकिन फिर क्यों समाधान निकालने की बात कहने के लिए आज आना पड़ा? शायद इसलिए क्योंकि चुनाव राज्य उत्तर प्रदेश में भी मंगलवार का छात्र आक्रोश में बाहर निकला। रेल मंत्री भले संवेदनशीलता से हर समाधान की बात आज कह रहे हो, लेकिन प्रयागराज में तो बंदूकों के कुंदों से दरवाजे धकेलकर पुलिस ने छात्रों को बाहर निकाला। कुंदा मारकर दरवाजा खोला, बंदूकों के कुंदे छात्रों के लॉज के कमरे के दरवाजे ऐसे ठोक रहे थे जैसे अंदर से कोई बेरोजगार युवा नहीं बल्कि डकैत और लुटेरा निकालना हो। तीसरी तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान अपनी लात से अपनी ताकत दिखाता है।
मानो दरवाजा खुला होता तो क्या पता यही लात बेरोजगार युवा के सीने पर होती। फिर जो दरवाजे से बाहर शांति से निकला उसे उत्तर प्रदेश में पुलिस की गालियां और लाठियां मिली। अपनी मां को नौकरी जल्द मिलने का भरोसा बरसों से देते आ रहे बेरोजगार को कॉलर से पकड़कर खींचकर गाली देते हुए ले जाया जा रहा था। इसके बाद कॉलर से ही पकड़कर मुंह पर थप्पड़ मारते हुए युवाओं को प्रयागराज की पुलिस ने अपनी ताकत दिखाते हुए बाहर निकालकर ले जाना शुरू किया। क्यों किया? जो है सड़कों की संख्या में सड़क पर आगे रेलवे ट्रैक पर, और वहाँ पे इन्होंने रेलवे लाइन पे आकर के रेलवे ट्रेन को रोकने का प्रयास किया। जब भी खैर ट्रेन तो आके स्टेशन पे ही उसको कहीं नहीं रुकी, वो टाइमली दोनों तरफ से प्रस्थान हो गया है। और उन्हीं लोगों को हम लोग देख रहे हैं वो कौन लोग थे, और उनका बाकायदे वीडियो बना हुआ है, उसी से हम एक एक करके चिन्हित कर रहे हैं जो लोग भी इसमें शामिल थे। अभी हमारा ये सर्च अभियान चलेगा कई दिन तक, और एक एक जगह एक एक लॉज में चलेगा, हम उसको दिखवाएंगे, और जो लोग भी इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून की कठोर कार्रवाई की यह तस्वीर भी मंगलवार को प्रयागराज से आई, जब छात्रों को किसी पशु की तरह खदेड़कर उन मोहल्लों से पकड़ा जा रहा था जहां किराए के सस्ते कमरे किसी तरह लेकर ये बेरोजगार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यहाँ इनके शरीर पर पड़ती पुलिस की पाइप की आवाज सुनिए। ये सारी नौबत मंगलवार को कैसे आई, ये भी देखिए। बिहार के बेरोजगारों की तरह प्रयागराज के भी छात्र प्रदर्शन के लिए बाहर निकले। इनकी भी नाराजगी रेलवे भर्ती परीक्षा में अनियमितता के आरोप से जुड़ी है। प्रयागराज में ये बेरोजगार छात्र जब रेलवे ट्रैक जाम करने पहुंचे, पुलिस आई, फिर इन पर कार्रवाई शुरू हुई, छात्र भागने लगे। पुलिस ने पहले इनके मोहल्ले की गलियों में दौड़ाकर पीटा, फिर लॉज का गेट खुलवाकर तलाशी शुरू की। बंदूक के बटों से छात्रों के कमरों को खुलवाकर उन्हें ऐसे पकड़ा गया मानो बेरोजगार इस देश की संपत्ति ही नहीं, मानो ये युवा इस देश के अनमोल धरोहर नहीं है। कोई बेरोजगार युवा ट्रेन रोकने की सोचकर गांवों से शहर में पढ़ाई के लिए नहीं आता, जिन्हें यूं अपराधी की तरह पकड़ा गया। मामला चुनावी राज्य का है तो पुलिस की कार्रवाई को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी गलत बताने लगे। पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात कही। अनावश्यक बल भी प्रयोग किया, ऐसा वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। एक तरफ जो उपद्रवी छात्र हैं उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, दूसरी तरफ जिन पुलिस कर्मियों ने अनावश्यक बल का प्रयोग किया है उसको भी काफी गंभीरता से लिया जा रहा है, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। छात्र बिहार का हो या फिर बेरोजगार उत्तर प्रदेश का, क्या पुलिस की ऐसी कार्रवाई और रेलवे की वार्निंग ठीक है? यही सवाल आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने रेल मंत्री से पूछा। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो लोग किसी भी अपनी खुद की संपत्ति को अगर जलाते हैं, खुद की संपत्ति पे अगर अटैक करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो प्रक्रिया पुलिस की होती है वो होनी अगर हुई है, मेरी बात आप इसमें स्पष्ट रखिए कि मैं छात्रों को कह रहा हूं कि आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को जलाने के लिए क्यों बाहर निकले। रेल मंत्री की बात एकदम सही है। छात्र हिंसक आंदोलन क्यों करते हैं? लेकिन सवाल ये भी तो पहले उठता है कि आखिर छात्रों को हिंसक छोड़िए, अहिंसक आंदोलन करने की भी नौबत क्यों लाई जाती है? दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। रेलवे की परीक्षाओं में छात्र देरी और साथ ही अनियमितताओं के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह से हिंसा की भी खबरें आई हैं। हमने यही तमाम सवाल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने रखे। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
रेलवे में परीक्षाओं को लेकर छात्र कई जगहों पर आंदोलित हैं, कई जगहों पर हिंसा की भी खबर आई है, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश पर। इस सब पर बातचीत करने के लिए इस वक्त खुद रेलवे मंत्री, न सिर्फ रेलवे बल्कि संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। अश्विनी जी, सबसे पहले तो आज आपने एक इमोशनल अपील अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी छात्रों को की है। मैं चाहूंगी कि उसी से शुरुआत करें ताकि एक जांच के जरिए एक बेहतर निष्कर्ष बच्चों के भविष्य को लेकर निकले। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देश भर में जो छात्र आपको सुन रहे होंगे, उसके बाद कई सवाल मैं आपके सामने रखूंगी। अश्विनी जी, मेरा छात्रों से अनुरोध है कि रेलवे ने जो ये परीक्षा की है, इसमें 1,25,00,000 एप्लीकेंट थे टोटल। परीक्षा एकदम ट्रांसपेरेंटली की गई, कहीं पर भी किसी भी जगह कोई कंप्लेंट नहीं आई। एक लंबा प्रोसेस होता है, इतनी बड़ी संख्या में अगर एग्ज़ाम करना है तो उसमें निश्चित तरीके से उसमें समय लगता है। और अब जब परीक्षा के रिजल्ट आए हैं तो एग्जैक्टली जिस तरह से नोटिफाई किया था उसके हिसाब से आए, लेकिन फिर भी छात्रों का एक जो कंसर्न है कि 20 गुने शॉर्टलिस्ट हुए परीक्षा के फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज के लिए। इसमें छात्रों का ये पॉइंट है कि जो छात्र एक से ज़्यादा कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए उनको केवल एक गिना जाए, ये मुद्दा है। इस मुद्दे को हमने एक कमेटी बनाई है, उस सीनियर ऑफिसर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने कई रिक्रूटमेंट्स किए हैं बड़े, तो वो इस कमेटी को एग्जामिन करेंगे। मेरा छात्रों से निवेदन है कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, इसको किसी भी तरीके से आप संभाल के रखें और किसी के भ्रम में न आए। हम लोग एकदम ट्रांसपेरेंटली आपके साथ हैं और जिस दिन से मुद्दा हुआ उसी दिन से ट्रांसपेरेंटली आपके साथ बात कर रहे हैं, एंगेज किए हैं। तो इसको एकदम, इस मुद्दे को आप अपने तरीके से कमेटी के सामने फॉर्मली रखिए, कहीं पर भी कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। ठीक है अश्विनी जी, आज तक कई जगहों पर इन छात्रों से बातचीत भी कर रहा है। अब छात्रों की तरफ से 3 बड़े सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, ताकि आप उसका जवाब देंगे तो जो छात्र हैं वो भी सुनेंगे, आश्वस्त होंगे। उनका कहना है कि सर 2019 में भर्तियां निकली, 2021 में जाकर एग्जाम हुआ, 2022 में जाकर नतीजे का भी पहला राउंड आया, उसमें भी अनियमितताएं हुई हैं और जांच कमेटी बैठानी पड़ी है। छात्रों का कहना है कि जब आप कहेंगे कि सर कोरोना की वजह से हुआ, छात्रों का कहना है कि जब इस देश में लोग वोट करके सरकारें चुन सकते हैं तो तय वक्त पर, तय समय सीमा में एग्जाम और उसके नतीजे क्यों नहीं आ सकते? 3-3, 4-4 साल छात्र क्यों लटक कर रहे? अश्विनी जी। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई डिले की बात नहीं है, ना कोई कोरोना की बात है। कोरोना के बावजूद भी बहुत अच्छे से, संयमित तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम हुआ है। आप देखिए, ये 2019 में वैकेंसी निकली, एप्लीकेशंस कितनी आई? 35,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट एप्लीकेशंस आई 1,25,00,000। 1,25,00,000 कोई छोटी संख्या नहीं होती। आप बड़े से बड़े एग्जाम लेके देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, यूपीएससी का, कोई भी एग्जाम देखिए, जेई का एग्जाम, ज़्यादा से ज़्यादा होता है 8-10 लाख एप्लीकेशंस होती है। 8-10 लाख एप्लीकेशंस का एग्जाम कराना और 1 करोड़ से अधिक का एग्जाम कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इट्स अ मेजर एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को ट्रांसपेरेंटली करना, जिससे कहीं पे कोई किसी तरह की अनियमितता ना हो, वो सब ध्यान में रखते हुए, इरेगुलरिटी न हो, वो सब ध्यान में रखते हुए एग्जाम कराया गया है। आज भी कोई एग्जाम पे किसी का क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क ये है कि जितने शॉर्टलिस्ट किए उससे ज्यादा शॉर्टलिस्ट करने चाहिए। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगी सर। तीसरा सवाल मेरा वही है। अब दूसरा सवाल जो छात्रों की तरफ से मैं आपसे पूछ रही हूं वो ये है, उनका कहना है कि अभी तो पहला राउंड हुआ है सर, अभी 2 राउंड और होने, अगर मैं सही हूं तो 3 राउंड जो कि एग्जाम होने, तो ये अभी अनियमितताएं, अब जांच होगी, तो बड़ी वो फील कर रहे हैं कि वो ऐसी जगह पर लटक गए हैं जिससे उनको भविष्य में लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो ये जो डिले, अब सोचिए सर कि 19 से लेकर अगर 24 तक खींच गया तो बहुत मुश्किल होगी उनके लिए। तो वो कह रहे हैं कि क्या कोई टाइमलाइन है जो आपने इस रेलवे भर्ती के लिए रखी है? बतौर रेल मंत्री आप इस पर क्या कहेंगे अश्विनी जी? कोई इसमें प्रश्न नहीं उठता, इतना खींचने की बात ही नहीं है। कहीं कमेटी के सामने एकदम एग्जैक्टली 3 वीक्स का टाइम दिया है, सबके सब लोग अपने पॉइंट्स, अपने कंसर्न्स पेश करें, फॉर्मली रखें। आरआरबी के जितने भी चेयरपर्सन्स हैं वो ऑलरेडी आज से एंगेजमेंट चालू कर दिए हैं।
पहले भी एंगेज किए थे, लेकिन आज से फॉर्मली एंगेजमेंट चालू कर दिए कि आप अपनी ग्रीवेंसेस को फॉर्मली हमारे सामने रखो। विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो इसमें कोई आगे खींचने की कोई बात ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता इसमें। ठीक है, तो 3 वीक्स का डेडलाइन सेट कर दिया गया है। ये जितने भी छात्र होंगे वो भी सुन लेंगे, समझ लेंगे। जो अगला सवाल वो 20 गुना वाले पर था, उसी का मेरा अगला सवाल है छात्रों की तरफ से। उनका ये कहना है सर कि 20 गुना जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसके कंपैरिजन में, उसके सापेक्ष में 20 गुना कैंडिडेट्स की अभी उनको शॉर्टलिस्ट होनी थी, लेकिन वो कह रहे हैं 20 गुना कैंडिडेट्स की जगह 20 गुना रोल नंबर्स हो गए हैं। एक ही व्यक्ति का कई अलग अलग पोस्ट में चयन हो गया है। इस पर आप क्या आश्वासन देंगे छात्रों को कि इसको कैसे आप टैकल करेंगे? देखिए, नियम के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पोस्ट पे शॉर्टलिस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी को बोलूं कि आप अगर ग्रेजुएट हैं तो 10+2 वाली कैटेगरी में अप्लाई न करें? कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एक फ्रेमवर्क है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उसके हिसाब से डेफिनेटली बिल्कुल नियम के हिसाब से हर एक लेवल पे एग्जैक्टली 20 टाइम्स लिए गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो कैंडिडेट, देखिए संख्याएं बहुत बड़ी है, 1,25,00,000 में से अगर 7 लाख शॉर्ट लिस्ट हुए तो बाकी लोगों को लगता है कि काश हमको एक और मौका मिलता, काश हमको थोड़ा सा मौका मिलता। तो हमें इन सब चीज़ों को बैलेंस करके कोई समाधान निकालना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा इसमें कि जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका भी इंटरेस्ट कहीं पे हैम्पर न हो, और जो बाकी लोग जो ग्रीवेंस है, ग्रीवेंस बहुत बड़े नंबर के कारण ग्रीवेंस एक आज एक जिस तरह से सामने है, तो इसको सॉल्व करने का कोई ना कोई लीगल और फेयर और प्रूडेंट तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसी के लिए इतने सीनियर लोगों की कमेटी बनाई। हमें विश्वास है इसका समाधान निकलेगा, और छात्रों के साथ संवाद चालू है, जारी है। इस संवाद से ही कोई समाधान निकलेगा ना। अश्विनी जी, अब कई जगहों पर छात्र बहुत उग्र हो गए हैं। जब ये रिजल्ट्स आए थे तब भी कई जगह सोशल मीडिया पर वो इसको उठा रहे थे, लेकिन फिर वो बिहार, उत्तर प्रदेश कई जगहों पर लाठीचार्ज की नौबत आई, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर जातियों की खबर आई। ये परिस्थिति ऐसी हो गई है, अब इस पर छात्रों की और एक तरह से नाराजगी बढ़ी है। अश्विनी जी, देखिए, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा छात्रों से कि आप कानून को अपने हाथ में मत ले। जैसे ही दूसरे दिन से पॉइंट आया तो तुरंत हमने ट्रांसपेरेंटली सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे। आज भी हम लोग क्लियरली आपके साथ संवेदनशीलता के साथ आपके साथ एंगेज्ड हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। इस संवाद से समाधान निकलता है। कहीं भी कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। और रेलवे किसकी संपत्ति है? आप ही की संपत्ति है। आप रेलवे ज्वाइन करना चाहते हो, आप रेलवे को चलाना चाहते हो, भविष्य, रेलवे का भविष्य आपके हाथ में है। तो इस भविष्य को अच्छा बनाओगे या जलाओगे, ये तो अपने को खुद को तय करना है ना। ये आपने कहा कि हमारा छात्रों के साथ संवाद भी चल रहा है, तो क्या किसी स्तर पर आप लोग एंगेज भी कर रहे हैं ऐसे लोगों से, छात्रों से? बिल्कुल, आरआरबीज के पास मेरे ख्याल से कई छात्रों ने अपनी बात कही है। बात कहने के कारण हम लोगों ने क्लियरली इसका जो भी पॉइंट, इसमें छुपा कुछ नहीं है। देखिए, एक क्लियर नियत के साथ काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर एग्जाम करवाना है तो इसके चैलेंजेस को भी सबको देखना ही पड़ेगा ना। इन चैलेंजेस को सबको स्वीकार करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जो एग्जाम 4-5 लाख कैंडिडेट्स का हो, सेम तरीके से वही एग्जाम 1 करोड़ कैंडिडेट्स का भी उसी तरीके से हो जाए। तो ये चैलेंजेस को देखते हुए मेरे ख्याल से पूरी मेहनत के साथ, अच्छी नियत के साथ, एकदम ट्रांसपेरेंटली इसमें काम होगा। सब निश्चिंत रहें। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल सर आपसे, ये जो हमने देखा है कि अब कहीं आपको ऐसा डर तो नहीं लग रहा है कि इलेक्शंस में ये एक बड़ा इशू बन जाएगा उत्तर प्रदेश में, विपक्ष से उठा रहा है? मैं विपक्ष से भी कहना चाहूंगा कि छात्रों को भ्रमित न करें। ये छात्रों का मामला है, संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए। देश का मामला, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर स्टूडेंट्स को अगर कोई पॉइंट पे कंसर्न है, कोई ग्रीवेंस है, तो उसको सॉल्व करेंगे हम। इसमें राजनीति कहाँ से आई? ये भी कहा गया था बीते दिन हिंसा के बाद की आइडेंटिफाई करके जो हिंसा कर रहे हैं उनको फिर से रेलवे के एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। क्या इस पर भी कोई आश्वासन आप छात्रों को देना चाहेंगे? इस पर मौजूदा रुख क्या है? जो भी पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट कमेटी के सामने रखे जाएं और उसका समाधान करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी वैष्णव जी। एक ऐसे वक्त पर जब ये मुश्किलें हैं, आप सामने आए और आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। छात्रों के लिए भी इससे थोड़ी स्पष्टता आएगी और जाहिर तौर पर ये जो पूरा हिंसा और इसकी वजह से जो एक तरह से बहुत ज्यादा उन्माद फैला हुआ है कई जगहों पर, उसको लेकर बेहतरी की स्थिति बन पाएगी। धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। स्पेशल रिपोर्ट में अब तक आपने देखा कि कैसे रेलवे भर्ती पर छात्रों का आक्रोश फूटा है और अब आपको दिखाते हैं कि यूपी की चुनावी जंग। जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 10 फरवरी को चुनाव की शुरुआत हो रही है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने 100 से अधिक जाट नेताओं को दिल्ली बुलाया। इन जाट नेताओं से अमित शाह ने मिलकर अपील की है कि वो 2014, 17 और 19 की तरह एक बार फिर बीजेपी की झोली भर दे। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने जाट समुदाय से 650 साल पुराने रिश्ते का हवाला भी दिया और कहा कि आपने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम भी लड़ रहे हैं। जाट भी किसानों के लिए सोचते हैं और बीजेपी भी। हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। यकीनन पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज की तारीख में हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को जाट नेताओं की मीटिंग करनी पड़ रही है। आज हम आपको जाटों के साथ अमित शाह की बैठक की पूरी पॉलिटिक्स समझाएंगे, लेकिन उससे पहले पश्चिमी यूपी को कैसे अखिलेश और जयंत चौधरी ने गठबंधन करके ग्रिप में लेने की कोशिश की है वो आपको बताते हैं। तो सुनिए, समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एक बड़ा गणित बिठाया है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में करीब 27% मुस्लिम है, 17% जाट है, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 44% बैठता है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में बड़ी संख्या 25% दलितों की है, जबकि राजपूत 8% और गुर्जर 4% है। जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन को लेकर अखिलेश और जयंत चौधरी का जोश हाई है और इसलिए अखिलेश ने मेरठ में खड़े होकर ये दावा ठोक दिया कि अब की बार वो बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने जा रहे हैं। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूँ कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। बताओ, हमेशा के लिए डूबेगा कि नहीं डूबेगा? लेकिन जैसे ही आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने टिकट बांटने शुरू किए और गठबंधन में मेरठ की 7 सीटों में 6 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई, तो अखिलेश यादव ने 6 में से 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा। बस यहीं से जाट थोड़े समाजवादी पार्टी से भड़क गए। जाटों के गुट की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि मेरठ की सिवाल खास सीट से मुस्लिम प्रत्याशी गुलाम मोहम्मद को टिकट क्यों दिया गया। सिवाल खास सीट चौधरी परिवार की विरासत की सीट। ये सीट बागपत से सटी होने के कारण लोकसभा क्षेत्र बागपत से लगती है। ऐसे में इस सीट से किसी जाट नेता को टिकट मिलना चाहिए था। कुछ जाट नेताओं ने मेरठ की सीट को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि जाट महासभा ने कहा कि जाट मुस्लिम सब एसपी आरएलडी गठबंधन के साथ हैं। हम ऐलानिया कहते हैं, चेताना चाहते हैं गठबंधन के बड़े नेताओं को कि अगर जाट जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष अपरोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाट लैंड में उठाना पड़ेगा। ये मुद्दे तो कुछ और हैं। हमारे मुद्दे तो महंगाई है, बेरोजगारी है। आप कहाँ जाट और मुस्लिम की बातें लेकर के बैठे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहूंगी कि जाट और मुस्लिम हमेशा से साथ होकर के ही चले हैं और इस चुनाव में भी वो साथ हैं। सारे के सारे लोग गठबंधन के साथ हैं। समाजवादी पार्टी से जाटों की नाराजगी की खबर जैसे ही सुर्खियों में आई, फौरन बीजेपी ने पश्चिमी यूपी का मास्टर प्लान तैयार कर लिया। पहले तो अमित शाह ने अपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत शामली के कैराना से कर दी। वही कैराना जहां दंगों के बाद हिंदुओं के पलायन का मुद्दा बीजेपी ने 2017 के चुनाव में भी उठाया था और 2022 के चुनाव में भी उठा रही है। अमित शाह ने कैराना में घर घर जाकर प्रचार के पर्चे बांटे। अब अमित शाह ने यूपी और हरियाणा के जाट नेताओं से दिल्ली में मीटिंग की। बैठक में कुल 100 जाट नेताओं को बुलाया गया। हर नेता जाट समाज में अपनी अलग सक्रियता रखता है। जाट नेताओं के साथ ये मीटिंग दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के घर की गई, क्योंकि परवेश वर्मा खुद भी जाट नेता हैं। हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है।
तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद दो लोग रुक गए। उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। बीजेपी इन जाट नेताओं के सहारे पश्चिमी यूपी में नाराज चल रहे जाटों को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, हर बार कहा जाता है, 17 में भी यही कहा गया था, आप याद करो, 19 में भी यही था, जब महागठबंधन हुआ था तो भी यही बात आई थी, तो 17 में भी हमने प्रूव किया, 19 में भी हमने प्रूव किया, और मुझे लगता है इस बार भी 22 में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के उम्मीदवार सपा और दूसरी पार्टियों को आए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ज्यादातर वोट हमें ही मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ कहीं नहीं दिखाई देने का, लेकिन जो सरकार है वो से जो इंजन पुराना हो चुका है इनका 10 साल पुराना, वो तो अब एनजीटी ने बंद कर दिए। वो चलने वाला इनका इंजन था, वो एनजीटी ने बंद कर दिया। 10 साल पुराने इंजन तो डीजल से चलने वाले, उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे कि उसको दंगा हिंदू मुस्लिम जिन्ना उस पर लेकर जाए, उसे स्टार्ट कर रहे, वो तो बंद कर दिया, वो चलेगा ही नहीं। हम आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन और राकेश टिकैत की बीजेपी से सीधी लड़ाई के बाद पश्चिमी यूपी के जाट बीजेपी से ठिठके हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी से भली भांति समझ रही है, और इसीलिए मोदी सरकार को कृषि कानून भी वापस लेने पड़ गए। अब बीजेपी जाट वोटरों को फिर से पटाने में लगी हुई है। कृषि कानून को समाप्त हुए काफी दिन हो चुके हैं, और जब वो वापस लिए प्रधानमंत्री के बाद तो वो चैप्टर बंद हो गया था। विपक्षी दल बार बार उस चैप्टर को जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन जनता की नजरों में नहीं है। अब जनता की नजरों में और मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश अगले 5 साल तक कैसा चले, ये सबकी सोच है, ये कोई जाट नहीं, सभी जो उनकी सोच है। और जब भी चुनाव आता है हम लोग बैठते हैं, ऐसी बात नहीं। 13 महीने की ट्रेनिंग हुई है, और 13 महीने की ट्रेनिंग के बाद में भी हमको बताना पड़ेगा कि किसको वोट देनी, तो इसका मतलब ट्रेनिंग कच्ची है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का डर और जाटों को साधने की राजनीति इन आंकड़ों से समझाते हैं। 2017 में पश्चिमी यूपी में 136 सीटों में से बीजेपी ने 80% यानी 109 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 21, बीएसपी ने 3, कांग्रेस ने 2 और आरएलडी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। पश्चिमी यूपी में जाटों ने 2017 में बीजेपी को किंग बनाया, तो किसान आंदोलन के बाद बदले हालात में अखिलेश और जयंत चौधरी गठबंधन करके जाट वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों नेता ही जानते हैं कि जिसके जाट उसके ठाट। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों, जाटों और दलितों के साथ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। अखिलेश और जयंत चौधरी ने इसी समीकरण को साधने के लिए गठबंधन किया है, लेकिन हर चुनाव में बीजेपी पर इस इलाके में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश के आरोप लगते रहे हैं। इस बार भी बीजेपी की ओर से पलायन और 80 बनाम 20 जैसे मुद्दों को उठाकर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। अमित शाह ने पिछले दिनों कैराना का दौरा कर इन मुद्दों को धार देने की भी कोशिश की, और अब मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में घर घर प्रचार अभियान करेंगे। अलीगढ़ में लोग अपने घरों पर फिर से योगी सरकार बनाने के लिए भजन कीर्तन करवा रहे हैं। महिलाएं रोजाना भजन करके योगी को जिताने के लिए प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि चुनाव के पहले चरण में 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी में वोटिंग है। ऐसे में पूरी कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है, और पश्चिमी यूपी के वोटरों को रिझाने के लिए अमित शाह ने अपनी सारी चाणक्य वाली नीतियां झोंक दी हैं। कैराना और शामली के बाद अब अमित शाह वृंदावन और मथुरा के दौरे पर निकल रहे हैं। 27 जनवरी यानी गुरुवार सुबह 11:30 बजे वो वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे। दोपहर 1:15 बजे मथुरा में वोटरों से बातचीत करेंगे और 3:15 बजे दादरी में घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। उसके बाद 4:15 बजे ग्रेटर नोएडा में मतदाताओं से बातचीत में हिस्सा लेंगे। वैसे तो राजनीति पार्टियों के बीच लड़ाई उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए लड़ी जा रही है, लेकिन पश्चिमी यूपी के बारे में कहा जाता है कि जिसने यूपी के इस हिस्से को जीत लिया, समझो उसका बेड़ा पार हो गया। पश्चिमी यूपी में धाक रखने वाले जयंत चौधरी कहते हैं कि पश्चिमी यूपी से बीजेपी को सत्ता मिली थी, अब यहीं से बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। 403 का फैसला अब जनता खुद करेगी, बहुत कम समय रह गया है। मैं इतना कह रहा हूँ कि चुनाव में हम लोग बड़े मजबूती से डटे हुए हैं। पूरे 5 साल हमने संघर्ष किया, लाठियां खाई, मुद्दे उठाए, सड़क पे रहे, और जनता हमारे साथ है।
और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन का काट निकालने के लिए अब बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में जबरदस्त कैंपेन शुरू कर दिया है। गाजियाबाद से लेकर अलीगढ़ तक, बुलंदशहर से लेकर बिजनौर तक सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो अमित शाह ने जयंत चौधरी की पकड़ वाले क्षेत्रों में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, क्योंकि मथुरा में जयंत चौधरी का अच्छा जनाधार माना जाता है। सबसे पहले बीजेपी पश्चिमी यूपी के जाटों को साध रही है। वैसे तो जाट समुदाय की आबादी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रभावी है, लेकिन यूपी के पश्चिमी जिलों में जाटों की स्थिति बेहद मजबूत है। यूपी में जाट प्रभाव वाले जिले हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, बरेली और बदायूं। जाटों और किसानों के दबदबे वाली ये जमीन किस हद तक सियासी रूप से उर्वर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसी की बदौलत जाटों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह 2 बार यूपी के सीएम, केंद्र में मंत्री, उप प्रधानमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए थे। चौधरी चरण सिंह अक्सर कहा करते थे, यूपी पर जिसका नियंत्रण है, समूचे भारत पर उसी का नियंत्रण होगा। और ये बात भली भांति बीजेपी भी जानती है, तभी तो खुद मोदी भी यूपी के चुनाव में जान लगा रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर तगड़ा प्रहार कर रहे हैं। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने पश्चिमी यूपी में जो गठबंधन किया है, वो चौधरी चरण सिंह के फॉर्मूले की तरह है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह की सीक्रेट सियासत को समझने वाले बताते हैं कि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि सियासत में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ जाट ही काफी नहीं है। इसलिए चौधरी चरण सिंह ने जाटों के साथ यादव, गुजरों, राजपूतों और मुस्लिमों को जोड़कर अपना जनाधार तैयार किया और इसके लिए उन्होंने किसानों की सियासत का नारा भी जोर शोर से बुलंद किया था। अब अखिलेश ने अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग के तहत एक तरफ तो जयंत चौधरी से हाथ मिलाया है, दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह से टिकट बांटे हैं उसमें ओबीसी, मुस्लिम, यादव सभी का ध्यान रखा है। आज तक ब्यूरो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीनी हालात कांटे की टक्कर का संकेत दे रहे हैं। आज तक ने मुजफ्फरनगर के उस गांव का मूड जाना जहां दंगों में 3 जाटों की मौत हुई थी। क्या इस बार भी दंगों का दर्द मुद्दा है या किसानों का मुद्दा हावी है? रिपोर्ट देखिए। जाटलैंड में सियासी ऊंट किस करवट बैठने की कोशिश कर रहा है, इसकी पड़ताल के लिए आज तक की टीम मुजफ्फरनगर के काकड़ा गांव पहुंचती है। वही काकड़ा जहां 2013 के दंगों में 3 जाटों की हत्या हुई थी। 2017 में यह गांव पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा था। अब सवाल ये था कि क्या 2022 के चुनाव में भी दंगों का असर होगा? क्या फिर हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट पड़ेंगे या इस दफा मामला अलग है? हमें तो दंगों का दर्द तो रह जाएगा जी, जिनके चले गए मैं तो उसे भूल जाएंगे थोड़ा ही, भूल लेंगे थोड़ा ही जी, जो हमारे मार दिए जिन्होंने। 3 आदमी मार दिए गए और जो है जबकि यहाँ पर गांव में किसी ने कुछ नहीं किया। उनके साथ दूसरी बरादरी के साथ कोई भी मार पिटाई या ऐसी कोई घटना नहीं हुई। भाजपा के राज में यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म हो गई है, डेवलपमेंट काफी हुआ है, गन्ने का पेमेंट सही आ रहा है, जो गुंडे थे, जो छेड़खानी होती थी लोगों के साथ, वो बंद हो गई है। किसी भी रूट पे चले जाओ हाईवेज बन रहे हैं। देखिए, जब समाजवादी की सरकार थी उस समय जो दंगे होते थे वे उन्हें सहानुभूति देते थे। आज योगी जी के शासनकाल में कोई करके दिखाइए। क्यों दंगों का अभी भी असर है? असर है भाई, असर है क्यों? दंगों का तो असर रहेगा, ये कहाँ चला जाएगा? इनकी सरकार आ गई तो फिर करेंगे। तो सुना आपने, नेता भले ही इस दफा भी ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन काकड़ा गांव के हिंदू मुस्लिम बटने को तैयार नहीं है और इसी सोच की बिना पर पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत चौधरी गठबंधन की कामयाबी देख रहे हैं। कुमार कुणाल, मुजफ्फरनगर, आज तक। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।